हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है श्री आलोक पराड़कर का। हिंदी पत्रकारिता के पितामह स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर के सुपुत्र हैं आलोक जी। पिछले 3 दशक से वाराणसी और लखनऊ से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों में काम करते हुए रंगमंच, कला और संगीत नृत्य विषयों पर चिंतन परक लेखन करते रहते हैं आलोक जी। इंडिया टुडे, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, आज और जन संदेश टाइम्स सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में साक्षात्कार, समीक्षाएं एवं लेख आदि प्रकाशित होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की छायानट पत्रिका के कई विशेषांकों का संपादन भी किया है इन्होंने, जिसमें विदुषी गिरजा देवी और पंडित बिरजू महाराज विशेषांक विशेष रूप से प्रशंसित हुए। कला स्रोत पत्रिका के राज विसारिया अंक का भी इन्होंने संपादन किया। आलोक जी पिछले कई वर्षों से अपने प्रयासों से नाद रंग नामक एक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं, जो विभिन्न कलाओं पर केंद्रित है। पंडित किशन महाराज, राम कथा एवं फादर कामिल बुल्के पर प्रकाशित पुस्तकों का भी इन्होंने संपादन किया है। इनकी एक पुस्तक कला कलरव प्रकाशित हो चुकी है। इनकी कविताएं नया ज्ञानोदय, तद्भव, लम्ही आदि में प्रकाशित हुई हैं। राष्ट्रीय दूरदर्शन के लिए निर्मित वृत्त चित्र क्रांतिकारी पत्रकार का पटकथा भी आलोक जी ने लिखा है। यह संपादक आचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर जी पर केंद्रित है। लखनऊ दूरदर्शन की नगर कथा श्रृंखला हेतु वाराणसी, बांदा, चित्रकूट आदि नगरों पर भी इन्होंने ही लिखा है। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारों संपादकों के योगदान विषय पर कलम की जय बोल धारावाहिक का शोध एवं लेखन किया है आलोक जी ने। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन्हें 2016 में कला समीक्षा हेतु अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए युगल किशोर शुक्ल सम्मान, माटी रतन, वकारे अवध, पत्रकारिता प्रवीण, पंडित कमलापति त्रिपाठी पत्रकारिता सम्मान आदि से ये सम्मानित हो चुके हैं। आलोक पराड़कर जी को यूनेस्को की अस्पृश्य सांस्कृतिक धरोहरों की संरक्षण योजना के अंतर्गत रामलीला पर शोध कार्य हेतु भी फेलोशिप मिल चुका है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का भी सीनियर फेलोशिप इन्हें मिल चुका है। आलोक जी स्वतंत्रता संग्राम में वारांगनाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। हम बहुत अदब के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। श्री आलोक पराड़कर। बहुत आभारी हूँ विजय जी, आपने इतने महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे शामिल किया। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि कोई आयोजन कितने बड़े प्रेक्षागृह में हो रहा है या कितने लोगों के बीच हो रहा है, इससे बड़ा नहीं होता है। ये बड़ा होता है उसके पीछे जो उसकी सोच होती है उससे। और जब कोई आयोजन के केंद्र में कोई इतना बड़ा संगीत समीक्षक हो तो निश्चय ही ये समझ में आता है कि उसकी जो लय होगी, जो उसका ताल होगा, वो औरों से भिन्न होगा। तो मैं विजय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पूरे देश में लंबे समय तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता और मुझे ध्यान नहीं पड़ता, हम लोग लगातार अखबारों से की दुनिया से जुड़े रहे हैं, कि कभी किसी ने शायद संगीतकारों की भूमिकाओं पर कोई चर्चा की हो या उस पर कोई लेख आया हो। शायद ये देश में या पूरी दुनिया में अपने ढंग का की पहली चर्चा हो रही है। अभी हमारे पंजाब के योगदान पर चर्चा हो रही थी और जो बंधु बोल रहे थे उन्हें देख के मुझे बार बार वो बटालवी जो एक कवि हैं शिव कुमार बटालवी, उनकी याद आ रही थी, जिनके बहुत सारे गाने हम लोग सुनते रहे हैं कि एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत या कि पूछियो हाल फकीरा दा। बहुत सारे उनके गाने और उनके बोलने का तरीका और वो सारा कुछ मुझे उनकी याद दिला रहा था।
मेरे बाद के वक्ता और मेरे पूर्व के वक्ता भी संगीतकारों के बहुत सारे योगदान पे बात करेंगे। मैंने विजय शंकर जी से अनुमति मांगी है कि मैं कुछ उन लोगों की चर्चा करना चाहता हूँ जिन्हें संगीतकार भी नहीं माना जाता ठीक से, लेकिन संगीत की तमाम विधाओं और शैलियों के संरक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में ऐसा इस कारण है कि उनके अपने पेशे के कारण समाज में उन्हें हिकारत की नज़र से देखा जाता रहा है। मैं आज इस चर्चा में जो विचार रखूंगा उसका शीर्षक मैंने रखा है बदनाम गली की गुमनाम वीरांगनाएं। हिंदी के हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं अज्ञेय जी। उनकी एक कविता है कि जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यता पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पुल बनाया गया जिस पर भगवान श्री राम की सेना ने समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया, उसे बनाने वाले बंदर, भालू लोग, ये सारे लोग थे। लेकिन इतिहास में उनकी कहीं चर्चा नहीं होती, उनका कहीं कोई नाम नहीं आता। राम का नाम आता है, मारे गए रावण का नाम आता है, दो चार और जो सेनापति की तरह लोग थे उनके नाम आते हैं। तो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी ऐसा ही है, जिसमें हजारों लाखों लोगों के योगदान, उनके संघर्ष, उनके बलिदान का इतिहास शामिल है। लेकिन ऐसे ढेरों नाम जिनके खून ने इस संग्राम को सींचा, जिन्होंने अपने घर परिवार, रोजगार, पेशे, व्यवसाय की चिंता नहीं की, देश के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, अंग्रेजों की यातनाएं, कारावास सही, बलिदान दिए, उनका नाम इतिहास के पन्नों पर ससम्मान जगह पाने से छूट गया। स्वतंत्र भारत में कभी उनके बारे में नहीं बताया गया, उनकी गौरव गाथाएं नहीं पढ़ी गई, उनके चित्र नहीं लगाए गए। हमारी आज़ादी में उनका योगदान तो शामिल रहा, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वे वास्तव में अपना सम्मान पाने से वंचित रह गए। मैं कुछ ऐसे गुमनाम वीरांगनाओं की चर्चा करना चाहता हूँ जिन्हें समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की तरह कंधा से कंधा मिलाया, बल्कि कुछ ऐसी योजनाओं को अंजाम दिया जो एक आम क्रांतिकारी के लिए भी संभव नहीं थे। वे तवाइफें थीं, कोठों पर संगीत की महफिलें सजाती थीं, समाज में उन्हें वेश्या कहा जाता था। भारतीय और अंग्रेज सभी उनकी बैठकों में आते थे, लेकिन जब देश की बात आई, वे सब कुछ छोड़कर समर ज्वाला में कूद पड़ी। उन्होंने परवाह नहीं की कि यह समाज उन्हें हिकारत की नजर से देखता है और उनका पेशा भारतीयों और अंग्रेजों दोनों के लिए, दोनों के पैसों पर चलता है। अमूमन तो देखिए संगीतकारों का योगदान ही कहीं नहीं है, और ऐसे में अगर तवाइफों के योगदान को अलग से रेखांकित करने की जरूरत पड़े तो निश्चय ही, जैसे जो विजय जी ने बताई समस्या, कि कहीं उसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े जरूर मिलते हैं। आप उनसे एक पूरे चित्र बना सकते हैं। एक किताब मेरे पास है जो भानुशंकर मेहता जी की है, जो बनारस के ऊपर है। इसका शीर्षक है सो काशी से ये कसना, तुलसीदास की पंक्ति है। बनारस की श्रृंगार हाट की चर्चा करते हुए भानुशंकर जी लिखते हैं, गाने बजाने का नाम लेते ही बनारस की रूप हाट दाल मंडी का नाम सामने आता है। दाल मंडी क्यों नाम पड़ा यह तो पता नहीं, पर जैसा अन्य शहरों में भी है, लोहा मंडी, चावल मंडी, बांस मंडी, उसी तरह
विगत शताब्दियों में यहाँ भी गल्ला मंडी रही होगी। पहले एक बात समझ लें कि दाल मंडी कोई एक गली या सड़क नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र है। बरनास में सड़क के नाम से तो कोई भी स्थान पहचाना नहीं जाता, और इस क्षेत्र में अनेक मोहल्ले आते हैं। आस भैरव चौक, बास फाटक, उदय चौकी के उत्तर, नई सड़क के पूरब और बिनिया बाग के दक्षिण का पूरा क्षेत्र इसमें आ जाता है। गोविंद कला, नारियल बाजार, मच्छरहट्टा, बहुत सारे मोहल्ले वो गिनाते हैं। वे कहते हैं चौक थाने के बगल से निकलकर नई सड़क तक जाने वाला मार्ग दाल मंडी के नाम से जाना जाता है। फिर वे बताते हैं कि राजा दरवाजा की तिम्हानी से शुरू करें। यहीं हुस्नाबाई रहती थी, जिनकी टीप आज भी याद की जाती है। हुस्ना बड़ी गुड़ी, सलीकेदार और गुणी गायिका के साथ ही अच्छी शायरा भी थी। सुंदरता उसके चेहरे पर नहीं, कंठ में वास करती थी। यहीं छोटे रामदास भी रहते थे। नारियल बाजार में, जहां मशहूर नाटककार आगा हश्र का निवास स्थान है और जहां बाबू जयशंकर प्रसाद की दुकान है, निर्बन रहती थी। जहां नारायण के दास की कोठी है, वहीं बनारस की सिताज गायिका विद्याधरी रहती थी। चौक थाने की पिछवाड़े लालता रहती थी, जिसके दो बड़े ही रूपवान भाई थे, जिसके बाप अच्छे तबला वादक थे। आगा के फाटक पर घंटा बाई और उसके पास ही कमला रहती थी। ये सफरी वालों के मकान थे। उन्हीं में से एक धनेसरा रहती थी। अब आगे क्या लिखते हैं भानुशंकर जी, इन्हीं में से एक धनेसरा रहती थी। इसके यहाँ क्रांतिकारियों का अड्डा था। पुलिस ने कभी सोचा भी नहीं था कि थाने के पीछे बदनाम कोठा स्वतंत्रता सेनानियों का अड्डा होगा। यहीं भगवती, मुस्करी, मलका, अति ख्यात गायिका राजेश्वरी रहती थी। आगे गुलाबो थी, फिर बद्रे मुनीर, जिसका असली नाम मुन्नन था। इस तरह वो बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं। फिर वो बताते हैं कि एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से बात हो रही थी, तो खान साहब ने बड़ी रोचक शैली में बताया कि हड़ाप और अपने घर से चौक थाने तक पर जाते थे तो कितना समय लगता था और कैसा अनुभव होता था। इस यात्रा में उन्हें घंटे 2 घंटे लग जाते। हर कोठे के नीचे खड़े होते तो ऊपर से संगीत की वर्षा होती। एक से एक सिद्ध गायिकाएं और एक से एक बंदिशें। ठुमरी के बोल बनाओ, दादरा का दर्द, चैती का गुलाबी आलम और होली के रंग भी खेलते रहते थे। फिर वो बताते हैं क्या क्या, बिस्मिल्लाह खान के हवाले से बताते हैं क्या क्या चीजें सुनने को मिलती थी। फुल गेंदवा न मारो हो राजा, लगत करेजवा में चोट, पान खात मुख लाल भयोरी, अरे हेरी न नदिया ठैया मोतिया हेरानी, अरे रामा झुल्ली में धागा दाग, चैत की निदिया जिया अलसाने हो रामा। फिर वो बताते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दिनों में इन्हीं इलाकों में, इन्हीं कोठों पर स्वदेशी गान भी खूब होते थे। किस तरह के गाने होते थे? अवतार महात्मा गांधी है, भारत का भार उतारन को, या फिर हम गरीबों का गले का हार, वंदे मातरम, या फिर आहा हा मोहन के मुख से निकला स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत। एक और गाना बहुत प्रचलित था, मेरी माता के सिर पर ताज रहे। तो ये बहुत लंबा वर्णन है बनारस के सिंगार हाट का। थोड़ा सा मैंने इसमें से उदाहरण दिया ताकि अपनी बात को और विस्तार से कह सकूं। एक जिक्र आता है अजीजन बाई का, बहुत मशहूर तवायफ थी। कानपुर में उनके कोठे पर नृत्य की महफिलों से संगीत की धारा बहती रहती थी। इसमें भारतीयों के साथ अंग्रेज भी खूब आते थे। लेकिन अजीजन बाई जब बिठूर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आंख धधकने लगी, 1857 का जब गदर हुआ, तो वे भी, अजीजन बाई भी उसमें कूद पड़ी। और लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने तवायफों की टोली बनाई और इसका नाम मस्तानी टोली रखा। अजीजन बाई पुरुषों के वेश में रहती थी, घोड़े की सवारी करती थी, बंदूक रखती थी। अंग्रेजों ने तवायफों के मोहल्ले को घेर कर बहुत सारी तवायफों की हत्या कर दी
लेकिन अजीजन बाई बचकर निकलने में सफल हुई और नाना साहेब और तात्या टोपे से जा मिली। नाना साहब ने उन्हें अपनी बहन बना लिया और बताया जाता है कि जब वे गिरफ्तार हुई तो अंग्रेज अफसर उनके रूप पर मोहित हो उठे और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन अजीजन बाई ने देश के लिए इसे स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार उनकी हत्या कर दी गई। अजीजन बाई के बारे में जो जानकारियां मिलती है उसमें कई बार कहा जाता है कि उनका जन्म मूलतः मालवा में हुआ था, कोई कहता है लखनऊ में हुआ था। फिर बताया जाता है कि वह कहीं किसी मेले में गायब हो गई थी और फिर उन्हें कोठे पर ला के बैठा दिया गया था। जो मस्तानी टोली थी उसकी भी बहुत सारी कथाएं मिलती हैं कि वे पुरुषों का वेश धारण कर लड़ाई का हिस्सा बनती थी, अंग्रेजों की छावनियों में जाके नाच गाना करती और फिर गुप्त सूचनाएं ले आती थी वहां से, जो क्रांतिकारियों के काम आती थी। कुछ इतिहासकारों ने बड़ा संक्षेप में उन पर प्रकाश डाला है, मैं थोड़ा सा उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। एक इतिहासकार है रामकिशोर वाजपेयी जी, वो बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधा से कंधा मिलाकर क्रांति की लौ को कभी धीमा नहीं होने दिया। इन्हीं महिला क्रांतिकारियों में एक थी अजीजन बाई। वो पेशे से तवायब थी। उन्होंने मस्तानी टोली बनाकर लगभग 400 महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया था। टोली की महिलाएं रात में मुजरा करके अंग्रेजों की रणनीति का पता करती और दिन में सूचनाएं क्रांतिकारियों को बताती थी। 1 जून 1857 को जब कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, बाला साहब, सूबेदार टीका सिंह, शमसुद्दीन खान क्रांति की योजना बना रहे थे तो उनके साथ उस बैठक में अजीजन बाई भी थी। अजीजन बाई मूलगंज की रोटी वाली गली में रहती थी। वहां पर अंग्रेज फौज के अफसर मुजरा देखने आया करते थे। एक दिन तात्या टोपे ने बिठूर में अजीजन बाई को नृत्य के लिए बुलाया। तात्या टोपे इनाम स्वरूप अजीजन बाई को पैसे देने लगे तो अजीजन बाई ने इनकार करते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं दीजिए, अपनी सेना की वर्दी दे दीजिए। इस पर अजीजन बाई को अंग्रेजों की मुखबिरी करने का जिम्मा सौंपा दिया। होली के दिन अजीजन बाई के कोठे पर ही क्रांतिकारियों ने हमला कर अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा। बिठूर के युद्ध में पराजित होने पर नाना साहब और तात्या टोपे तो पलायन कर गए, लेकिन अजीजन बाई पकड़ी गई। जनरल हैबलाक ने उनसे कहा कि गलतियों को स्वीकार कर क्षमा मांग ले, तात्या टोपे का पता बता दें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अजीजन बाई ने मना कर दिया। उसी रात उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। नाना राव पार्क में लगी अजीजन बाई की प्रतिमा आज भी उनके बलिदान की याद दिलाती है। वाजपेयी जी के अनुसार 22 जनवरी 1824 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जमींदार शमशेर सिंह के घर उनका जन्म हुआ था। उनका नाम अजंसा था। एक दिन मेले में अंग्रेज सिपाही उन्हें उठा ले गए और उन्हें लाठी मोहल में कोठा मालकिन अम्मी जान को भेज दिया गया। इसी का थोड़ा सा और जिक्र जो मिलता है, उन्होंने जो अपनी मस्तानी टोली बनाई थी, दोनों ही युद्ध में अजीजन बाई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। उसमें युवतियों की एक टोली बनाई जो मर्दाना वेश में रहती थी। वे सभी घोड़ों पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर नौजवानों को आजादी के इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करती थी। वे घायल सैनिकों का इलाज करती, उनके घावों पर मरहम पट्टी करती, फल, मिष्ठान और भोजन बांटती और अपनी मोहक अपनत्व भरी मुस्कान से उनकी पीड़ा हरने की कोशिश करती। देशभक्तों के लिए वे जितनी मृदु होती, युद्ध विमुख होकर भागने वालों की वो इतनी कठोरता से पेश आती, कायरों को धिक्कार और तिरस्कार देती। ऐसे सुंदरियों के तीखे शब्दवाणों और उपेक्षित निगाहों से कायरों को बहुत ही अपमानित होना पड़ता। ये कई जगह जगह छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं उनके तवायफों के योगदान के बारे में। यह अजीजन बाई की कहानी थी। एक बनारस में हुस्ना बाई थी।
जिनका थोड़ा सा जिक्र भानुशंकर जी के उसमें आया था, उनका जो कोठा था वो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। पुलिस थाने पीछे का यह बदनाम इलाका स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों का केंद्र था। असहयोग आंदोलन जब 1920-22 में चला तो उस दौरान वाराणसी की तवायफों ने तवायफ सभा का आयोजन किया और जिसका नेतृत्व हुस्नाबाई ने किया था। विदेशी कपड़ों और सामानों के बहिष्कार का आह्वान हुआ। तवायफों ने गहनों की जगह लोहे की कड़ियां पहनी। अरे रामा नागर नैया जाला काला पानी रे हरी, काले पनिया रे हरी, और यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा जैसे जो आज के प्रचलित गीत हम लोग सुनते रहे हैं, वे मूलतः जैसे कि भी पंजाब के गायक बता रहे थे, इसी तरह इन प्रचलित गीतों के मूल में भी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन को ध्यान में रखकर इन गीतों की रचना की गई थी। इसका थोड़ा सा उल्लेख एक बनारस पे बहुत चर्चित किताब बहती गंगा है, उसमें मिलता है, जो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशकीय की किताब है। आप लोग बोर होने लगे तो बता दीजिएगा। इसका शीर्षक है नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी। नागर से उसका कितना अल्प परिचय था, फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसका जन्म जन्मांतर का परिचित हो। वही नागर काले पानी गया। सुंदर सोचने लगी, काला पानी कहाँ है? दूर, बहुत दूर कोई टापू है जहां से लौटकर कोई नहीं आता। सुंदर का हृदय भराया, उसके होंठ हिले, वह गुनगुनाने लगी, अरे रामा नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी, सबकर नैया जाला काशी हो विशेषर रामा, नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी। उसका स्वर क्रमशः ऊंचा होता गया। निस्तब्धता से छाती चीर उसकी करुण ध्वनि आकाश में गूंजी। निस्तब्धता की छाती चीर उसकी करुण ध्वनि आकाश में गूंजी। सुने पाषाण तट, चंचल तरंगे और नौका पर सवार नागर के साथी सुनने लगे। घरवा में रोवे नागर माई और बहनिया रामा, सेजिया पे रोवे बारी धनिया रे हरी, खुटिया पे रोवे नागर ढाल तरवलिया रामा, कोनका में रोवे कड़ा बिनिया रे हरी। नाव और समीप आ रही थी। तीनों नौका रोहियों ने सुना, रहिया में रोवे तोरे संग और साथी रामा, नार घाट पर रोवे कस बिनिया रे हरी। और वे फूट फूट कर रो पड़े। मल्लाह ने तेजी से डांड चलाया। नाव ठीक सुंदर के सामने आ पड़ी, पर सुंदर अपने विचारों में मग्न गाती रही, जो मैं जंतु नागर जेबा काले पनिया रामा, तोरे पसवा चली आओ तो बिनुरे गवनवा रे हरी। ऊपर वायु सिसक रही थी, नीचे गंगा की लहरें करा रही थी और नौका पर बैठे मल्लाह सहित तीनों यात्रियों की आंखें बरसाती नदी से होड़ लगा रही थी। उसके बाद भी बहुत दिनों तक मिर्जापुर निवासी नारघाट की पगली को पैसा देकर उससे यही कश्मीर गवाते और करुणा खरीदते रहे। सुनने वालों की आंखें भर जाती जब वो कलेजे का सारा दर्द गोल के गाती, अरे रामा नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी। ये छोटा सा उल्लेख इस गीत के पीछे की कहानी में है। ऐसे ही एक उल्लेख आता है जो दूसरा गीत मैंने जिक्र किया, ठैया झूलनी हैरानी। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर रखते हुए प्रधान संपादक ने अपनी सहकारी को डांटा, शर्मा जी आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा था। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती है। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलते हुए अपनी आंखों से चश्मा उतार कर उसे करते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींच कर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना आलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हो वो कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपके कुछ विचार हैं? आपने कुछ सोचा है? आपने जो लिखा उसका आपके सिवा कोई और गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाएगा। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाई। यही ठनिया झुलनी हैरानी हो रामा, झे परी मुद्रा ने शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वो रिपोर्ट पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही।
यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी रहा, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया और पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। चोट पसली में लगी, वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से एक चुल्लुक खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लादा, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता किया कि वास्तव में टुन्नू मर चुका है। इस सिलसिले में यह भी उल्लेखनीय है कि टुल्लू का दुलारी नामनी गोनहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में जो समारोह आयोजित था, उसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि नहीं था। दुलारी को नचाया गवाया गया। उसमें शायद टुन्नू के मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे तक पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी, परंतु विवश होकर वो गाने लगी। उसने अजीब दर्द भरे गले से गाया, यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा, कासो मैं पूछूं। अभी विजय जी कह रहे थे कि ये तो सही है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, वो खुलकर किसी आंदोलन में भाग नहीं लेते। वे प्राय अपनी कला के माध्यम से ही प्रतिशोध और प्रतिरोध दर्ज करते हैं। लेकिन एक छोटी सी घटना है, हुसैनी खानम के नाम से है। छोटी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी घटना इतिहास की है, जो बीबी घर नरसंहार कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजों की बहुत सारी बीबियां रखी जाती थी और उन्हें जला दिया गया था कानपुर में। कहा जाता है कि इसके मूल में हुसैनी खानम थी। और यहाँ त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं कानपुर के, और वो अच्छी तरह जानते होंगे, वहाँ स्मारक भी बना है उसका। तो इसके मूल में हुसैनी खानम थी और जिसमें बहुत सारे, हालांकि इस घटना की बहुत निंदा भी हुई, लेकिन अंग्रेजों की पत्नियों और बच्चों को उसमें जला दिया गया था। जब कुछ लोगों ने उसका प्रतिवाद किया तो हुसैनी बेगम का कहना था कि दुश्मन के परिवार वालों से के प्रति हम हमदर्दी क्यों रखें जब वे हमारे प्रति हमदर्दी नहीं रखते। एक आखिरी घटना से अपनी बात का समापन करूंगा। इस घटना का छोटा सा जिक्र विजय जी ने भी किया, गौहर जान का। बहुत सारी तवाइफें ऐसी थीं जो आंदोलन में भाग तो नहीं लेती थी, लेकिन वो अपने कमाई का हिस्सा जो है वो इसमें दान करती थी, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। एक बार गांधी जी ने गौहर जान से कहा कि तुम हमारे लिए इन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाओ, जो स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां हैं। गौहर जान ने इस बात को मान लिया, लेकिन शर्त रखी कि गांधी जी भी इस महफिल में शामिल होंगे। गांधी जी नहीं आए, फिर भी गौहर जान ने अपने वादा निभाते हुए जो भी पैसा एकत्र हुआ था उसे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दान दे दिया। बहुत बहुत